Class 12th Political Science, Chapter 2, End of Bipolarity. In the previous video, we have done the topic, why did the Soviet Union disintegrated? In this video, we'll do the topic, consequences of the disintegration. The topic is at page number 23 of your NCERT book, Consequences of Disintegration. For the clarity of the topic, we'll see the notes from page number 38. Here, consequences means result, or we can understand the topic by understanding the situations that we have done in the previous videos or the previous topic, that what was the situation faced by the local population of the USSR or faced by the 15 different unions of the USSR, और we can say that कि किस तरह से सिचुएशंस यूएसएसआर में या सोवियत यूनियन में या सोवियत ब्लॉक में, सोवियत सिस्टम में सिचुएशन ख़राब होता चला गया धीरे धीरे करके। और ये सिचुएशंस ख़राब होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूएसएसआर का वेस्ट के जैसा डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं, मिलिट्रिकल डेवलपमेंट है या टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, उसे कैच करने के लिए उसने इतना ज़्यादा मनी अपनी मिलिट्री या अपनी सैटेलाइट्स के डेवलपमेंट में या अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इतना ज़्यादा खर्च किया कि उसका ध्यान इन चीज़ों पे गया ही नहीं कि उसकी पॉलिटिकल या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं। या आप एक चीज़ ये समझिए कि यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रह गया कि हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि हमारी मिलिट्री, हमारा इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसा भी रहेगा, बट हम इन द एंड ये प्रूव करेंगे दैट वी आर कंपैरेटिवली टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और हम हमारे नेशन के लोगों को यानी कि जो ईस्टर्न ब्लॉक है उसे हम ये प्रूव करवा पाएंगे कि हम लोग वेस्ट के जैसा ही डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बार बार हर एक सिचुएशन में या हर एक जो भी हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं यूएसएसआर में, हमेशा हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, हमेशा हम लोग ये देखेंगे कि एक ऐसा यूनियन जो कि शुरुआत में एक बेस्ट यूनियन की तरह, फिर गुड यूनियन की तरह या एक अच्छे अलायंस की तरह लोगों के सामने आया, पर 1985 कह सकते हैं या फिर उससे पहले धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ सिचुएशंस आनी शुरू हो गई और उन्होंने पॉलिटिकली काम करना बंद कर दिया, सोशल वेलफेयर वर्क कम करने शुरू कर दिए, ये धीरे धीरे हुआ है। और इस धीरे धीरे करके लोगों को रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि हम लोग वेस्ट के कंपेयर में या यूएसए जो अलायंस है उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और अगर हमें हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए वेस्ट के जैसा तो हमें कहीं ना कहीं ईस्ट यानी कि सोशलिस्ट ब्लॉक या जो आपका सोवरेन नेशंस के थ्रू जो आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है हमें उसे छोड़ना होगा या अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करना होगा। ऐसा लोगों को रियलाइज होना शुरू हो गया। फर्स्ट पॉइंट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन गेव एन एंड टू कोल्ड वॉर, कन्फ्रंटेशन एंड to ideological disputes between two superpowers. This also led to the end of the arms race and the possible new peace. आप इसे इस तरीके से समझिए कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है 15 अलग अलग नेशंस में, ये वो 15 नेशंस हैं बेटा जो कि सोवियत यूनियन के मेंबर रहे 1917 से लेके 1991 तक। And here is the list of the member nations, 15 member nations. And आपको चीज़ याद रखनी है दैट कि रशिया अलग नहीं है, रशिया भी इस पूरे यूनियन का मेंबर रहा है। मतलब रशिया प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द यूएसएसआर, बट it was also one of the member nation of this union. Okay, तो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है सोवियत यूनियन का 15 अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशंस के अंदर, एंड लोगों को ये फील होता है या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलाइज़ किया जाता है कि कोल्ड वॉर का जो कन्फ्रंटेशन है या फिर जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, अगर हम यूएसए की बात करते हैं जो उनका लिबरल डेमोक्रेटिक या फिर उनके साथ जो उनका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है,
वर्सेस जो यूएसएसआर का कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा और जो एक राइवलरी है वो खत्म हो जाएगी आइडियोलॉजीज़ की। और इसके साथ साथ जो पूरे कोल्ड वॉर में एक आर्म्स रेस चला है कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि मेरे पास सामने वाले जो अलायंस है उसके ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेपन्स मेरे पास हमेशा हो, तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो गई। कि आर्म्स रेस ख़त्म हो गया है, डिसइंटीग्रेशन होने के साथ ही कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला पॉइंट देख रहे हैं और ये रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद हमारे पास आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स ख़त्म होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, और ऐसा हुआ भी। जो कन्फ्रंटेशन चला है दोनों अलाइंसेस के बीच में, ये ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो एक आर्म्स रेस है वो ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा नेशंस ये फील करते हैं कि अब इंडिविजुअल लेवल पर हमारे पास पीस की स्टैब्लिशमेंट के लिए हम लोग काम कर पाएंगे, इंडिविजुअल एज अ नेशन भी और एज अ ग्रुप ऑफ नेशंस भी। इंटरनेशनल लेवल पर वी कैन स्टैब्लिश पीस, सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं। और सेकेंड पॉइंट को एक बार आप ज़रा इस तरीके से देख लीजिए प्लीज़। सेकेंड पॉइंट हमें कहता है बेटा कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में भी हो सकती है कुछ सिचुएशंस इसमें से कुछ ऐसा बन जाए जो हमारे पास आए और हम ये मानकर कहना शुरू करें कि हो सकता है कि जब बाइपोलैरिटी ख़त्म होगी तो यूनिपोलैरिटी भी आ सकती है, यानी कि यूएस से डोमिनेट भी कर सकता है। मल्टीपोलैरिटी आ सकती है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यूएसए को चैलेंज करने के लिए 1991 के बाद जब यूएसएसआर वीक हो गया है, उसके अलावा कोई और नेशंस उसके सामने आए जो कि यूएसए की सुपर पावर जो सिचुएशन है या जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करे, या फिर तीसरा सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाए कि नो पावर को डोमिनेट, नो पावर का मतलब अंदर यूएसए भी है कि यूएसए भी डोमिनेट ना करें। ये तीन सिचुएशंस हमारे पास बन रही हैं, ठीक है। पर इन तीनों में से कुछ भी ऐसा होने के चांसेस मल्टीपोलैरिटी के नहीं बनते, कोई पावर डोमिनेट ना करे ऐसा भी नहीं होता। सिचुएशन कौन सी सक्सेसफुल होती है? यूनिपोलैरिटी की। और हम इसे कुछ इस तरीके से देखते हैं कि बट एज इन टर्न क्या हो रहा है, यूएसए बिकेम द सोल सुपर पावर एंड यूएस कैन डोमिनेट इंटरनेशनल इकोनॉमी टू। अब यूएसए ने अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पर ये प्रूव कर दिया है कि जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उस स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी के चलते उसने ये बोला है कि कैपिटलिस्ट एक ऐसा सिस्टम है या फिर एक ऐसा गवर्निंग सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ला सकता है। इसलिए उसके आइडियोलॉजी की हेल्प से उसने इंटरनेशनल इकोनॉमी को रन करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और इन्हीं की हेल्प से उसने क्या किया है, एक मिनट, अब इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, यूज टू गिव लोन्स। अब ये तीन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से वो उन नेशंस को लोन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा जिन नेशंस जो कि पास्ट में कभी कम्युनिस्ट थे, अब वो उनको कैपिटलिस्ट बनवाने की काम कर रहा है। यूज टू गिव लोन्स टू द नेशंस दोज हु वांट टू चेंज देयर इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम द कम्युनिस्ट टू द कैपिटलिस्ट। और आप याद रखिए कम्युनिस्ट कौन से हैं, यूएसएसआर वाले हैं, और कैपिटलिस्ट कौन से, यूएसए आइडियोलॉजी वाले हैं। एंड फॉर फर्दर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट and in turn the political aspect, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political lives as well। और यहाँ पर अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो प्लीज़ ये देखिए कि बाइपोलैरिटी के एंड होने के साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नोशन पर हम पॉलिटिकल लेवल पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं यूएसएसआर के नेशंस। अब लोगों को ये रियलाइज़ हो गया है कि लिबरल डेमोक्रेसी governing system as a governing system used or followed by USA was comparatively good। इकोनॉमिकल नोशन की जब बात करते हैं तो कम्युनिस्ट जो कि यूएसएसआर के थ्रू फॉलो किया जा रहा है, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के जो नेशंस जो उसको फॉलो कर रहे थे वो बेटर है एज अ कम्युनिस्ट। और ओके बच्चे, जब थर्ड पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि नाटो है। आपने नाटो का नाम पहले भी सुना है फर्स्ट चैप्टर में, जो हम लोग कहते हैं कि नेशंस ने या फिर जो अलायंसेस हैं, जो मेन सुपर पावर्स हैं, उन्होंने अपने साथ
अलायंसेस को लीगली बाउंड करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने स्टार्ट किए। उन ऑर्गेनाइजेशंस में से यूएसए के थ्रू बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विच वाज आल्सो नोन एज द नाटो। तो नाटो, और आप एक दो चीज़ें याद रखनी है आपने कि कोल्ड वॉर में एक मूवमेंट, नॉन अलाइड मूवमेंट, एक नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोल्ड वॉर में इस्टेब्लिश हुए, कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी अभी तक भी काम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी। तो नाटो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया गया 1950s के मिड में स्टार्ट कर दिया गया था बाय द यूएसए। और कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी जितने भी नेशंस, आप एक चीज़ याद रखेंगे, जो कि ईस्टर्न यूरोप के नेशंस थे बेसिकली, जो कि यूएसएसआर का पार्ट थे, ठीक है, यूएसएसआर का पार्ट थे, और रशिया इंक्लूडिंग, इन सभी नेशंस ने अपनी इच्छा से नाटो की मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया। और एक चीज़ याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि हम लोग अब जाके यूएसए की आइडियोलॉजी को ज़बरदस्ती फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और अब इन सब की आइडियोलॉजीज़ जो हैं यूएसए गवर्न करेगा या फिर ये अब उसके अलायंस का पार्ट हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बस एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर रहे हैं और यूएसए के डोमिनेंस में नहीं जा रहे हैं। आप अपनी इच्छा से कह रहे हैं कि भैया हमें भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो कराओ क्योंकि हमको भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाहिए। एक बार थर्ड पॉइंट हम रीड कर रहे हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, was joined by newly republic nations from Soviet bloc, especially from the Eastern Europe and the Baltic nations। आप बेटा याद रखिए, बाल्टिक एक एरिया या रीजन है या ओशन के आसपास का एरिया है जो कि एस्थोनेशिया, लताविया, ईस्टर्न जर्मनी, रशिया, इन सभी नेशंस ने विलिंगली नाटो की मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया है। फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं बेटा, द सेंटर एशियन कंट्रीज, नेम्स आप ध्यान से देख लेंगे प्लीज, wanted to take advantage of their geographical location and continues their close ties with the Russia and also with West and the East, China and the others। बच्चे फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए एक बार हमें पहले सेंटर एशिया की लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब सेंटर एशिया की लोकेशन की बात करते हैं तो ये वाला एरिया आपका सेंटर लोकेशन का पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें तो रशिया 11th नंबर पे लोकेटेड है। ये एरिया या पूरा का पूरा जो रीजन है नीचे की तरफ एशिया से भी रिलेटेड है, या नीचे चाइना वाला रीजन आपके पास पड़ता है। इस तरफ आप जो आपका वेस्ट यूरोप था या फिर जो ईस्टर्न यूरोप है उसके साथ भी आप रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने जोग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। जोग्राफिकल लोकेशन का मतलब क्या है कि वर्ल्ड मैप में जो मेरा लोकेशन है उसका बेनिफिट लेते हुए मैं अपने आसपास के नेशंस के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के अंदर सक्सेसफुल हूँ। तो सेंटर एशियन नेशंस ने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज लिया और रशिया के साथ साथ यूएसए या वेस्ट के जो नेशंस हैं जो कि यूरोप में या फिर वेस्टर्न यूरोप या ईस्टर्न यूरोप इनके साथ और चाइना जैसे नेशंस के साथ भी क्लोज रिलेशंस को अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, with the end of the Cold War, international system saw many new players countries emerged, each with its own identity, interest, economical and political identity। आप एक ही चीज़ याद रखेंगे बेटा, हम लोगों ने बिगिनिंग में फर्स्ट पॉइंट में भी ये चीज़ देखी थी। पॉइंट नंबर 5 को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए आपको चीज़ याद रखनी है कि कोल्ड वॉर जो है ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, और जो एक यूनियन था जिससे आप एज अ वन नेशन ऐड कर रहे हैं यूएसएसआर को, अब वो 15 अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशन की तरह डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो दुनिया के नक्शे में या फिर जो वर्ल्ड मैप है या फिर जब इंटरनेशनल नेशन लेवल पर जब नेशंस को काउंट करते हैं तो हमारे पास 15 अलग अलग नए नेशंस आए हैं। अब हर एक नेशन फ्री है, हर एक नेशन अपने लेवल पर अपना पॉलिटिकल, अपना इकोनॉमिकल डिसीजंस ले सकते हैं। सभी नेशन सोवरन है पूरी तरीके से और वो किसी के डोमिनेंस में रहकर काम नहीं कर रहे हैं। तो फिफ्थ पॉइंट आपको यही कहता है कि विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ न्यू प्लेयर्स। न्यू प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे कंट्रीज के लिया गया है। न्यू प्लेयर्स कौन से? जो कि यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होके 15 नेशंस हमारे सामने आए हैं। वो एमर्ज्ड ईच ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी,
हर एक देश का अपना नाम है। पहले हम लोग कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या तो यूक्रेन या इन सब देशों को नाम से नहीं जान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम USSR वर्ड यूज़ करते थे, अब हम लोग अलग अलग देशों के नाम, तो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट है, उनका अपना इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है दैट दे ऑल आर यूजिंग। तो इन सभी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि कोल्ड वॉर 1991 में जब ख़त्म होता है तो उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हमारे पास हैं जो कि हमने कॉन्सिक्वेंसेस वाले पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स में हम लोगों ने देखे हैं। इन्हीं पॉइंट्स के साथ हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक इसी के कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड है, जब हम लोग शॉक थेरेपी की बात करेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जब USA WTO की, वर्ल्ड बैंक की या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेल्प लेकर कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम में या फिर जब इकोनॉमिकल सिस्टम में चेंज लेकर आ रहा है, तो उसके नेशंस को क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं और कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स उनको फेस करने पड़े, उसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।